कभी कभी अपराधी कुछ इस तरीके से क्राइम करता है कि पुलिस जब उस केस का खुलासा करती है तो वाकई में पुलिस भी हैरान होती है, लोग भी हैरान होते हैं। कभी कभी तो पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो क्राइम होता है, क्राइम करने वाला व्यक्ति होता है, उसका चेहरा सामने नहीं आता है। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि क्राइम को चाहे कितनी ही ज्यादा सतर्क होकर किया जाए, चाहे कितनी ही ज्यादा चालाकी के साथ में किया जाए, क्राइम तो क्राइम होता है। और पुलिस का भले ही इस केस को सुलझाने के लिए पसीना छूट जाए, लेकिन पुलिस उस केस को सुलझाने के बाद में लोगों तक उस व्यक्ति की हकीकत भी पहुंचाती है, जिस व्यक्ति ने यह सोच के क्राइम किया था कि उसके बारे में किसी को भी कानो कान खबर नहीं चलेगी और वह सारे काम करने के बाद में बाइज्जत बरी होकर निकल जाएगा। और दोस्तों, आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति ने इतने शातिर तरीके से क्राइम किया कि पुलिस ने जब उस केस का खुलासा किया, और केस का खुलासा करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल पुलिस ने किया, शायद बिल्कुल ऐसा ही हुआ। एक व्यक्ति ने इतने शातिर तरीके से क्राइम किया कि पुलिस ने जब उस केस का खुलासा किया, और केस का खुलासा करने के लिए जिन चीजों का इस्तेमाल पुलिस ने किया, शायद ही इससे पहले इस तरीके की चीजों का इस्तेमाल किया गया हो। आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों, आज की जो क्राइम की कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूं, यह कहानी है मध्य प्रदेश से। और दोस्तों, इसी मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है शहडोल जिला, और इसी शहडोल जिला के अंतर्गत एक थाना पड़ता है ब्यौहारी थाना। और दोस्तों, इसी बहरी थाने के अंतर्गत एक व्यक्ति का फोन आता है, और वह व्यक्ति फोन करने के बाद में कहता है कि साहब, मैं खामदंड गांव से बोल रहा हूं, और हमारे खामदंड गांव में एक बगिया के अंदर एक महिला की डेड बॉडी मिली है। अब जैसे ही पुलिस इस तरीके की बात सुनती है, पुलिस एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है। उसके बाद में पुलिस अपनी टीम के साथ में मौका वारदात पर पहुंचती है। अब जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो लोगों का एक हुजूम वहां पर मौजूद होता है। इसलिए पुलिस उस लोगों की भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ती है। और आगे बढ़ने के बाद में जब पुलिस देखती है तो देखकर पुलिस वाकई में चौंक जाती है, हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है कि एक महिला है जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास रही होगी, और इस महिला की इतनी ही ज्यादा बर्बर तरीके से हत्या की गई है कि इसके गले पर किसी तेज धारदार हथियार को चलाया गया, बल्कि इसके जिस्म पर कई और भी हिस्सों पर चोटों के निशान थे। और इस महिला का जो प्राइवेट पार्ट था, उस पर भी किसी तरीके का लिक्विड या फिर पेट्रोल डीजल डालकर उसको भी आग लगा दी गई थी। जब डेड बॉडी को पुलिस इस तरीके की इस अवस्था में देखती है तो शुरुआत में तो पुलिस को यही लगता है कि शायद इस महिला के साथ में मारने से पहले इसके साथ में बर्बरता की गई है, क्योंकि इसके जिस्म पर, इसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। प्राइवेट पार्ट को जलाया गया था, जो शरीर था उस पर कई जगहों पर चोट के निशान थे। अब उसके बाद में पुलिस उस पूरे घटना स्थल की बहुत ही बारीकी से समीक्षा करती है, लेकिन समीक्षा करने के बावजूद भी पुलिस को ना तो वहां पर कोई सुराग मिलता है, ना ही कातिल ने वहां पर कोई ऐसा सुराग छोड़ा था जिससे पुलिस ये अंदाजा लगा सके कि कत्ल करने के पीछे वजह क्या है और कत्ल आखिर किसने किया है। जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद में पुलिस जो थी वो वहां पर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन सारे ही लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर यह महिला कौन है, क्या कोई इनमें से इस महिला को जानता है। तो वहां पर जितने भी लोग होते हैं सब के सब बताते हैं कि साहब, यह जो महिला है इसी खामदंड गांव की रहने वाली है, और इस महिला का नाम नीतू राठौर है, उम्र लगभग 24 साल के आसपास। अब जब महिला का नाम पता चल जाता है, नीतू राठौर नाम, उसके बाद में पुलिस पूछती है कि इसके घर वाले कौन है, तो लोग बताते हैं कि इसके घर वाले यहीं पर मौजूद हैं।
इसके पति का नाम रामजी राठौर, उम्र लगभग 26 साल के आसपास, और इसके जो पिता हैं उनका नाम बाबूलाल राठौर। अब बाबूलाल राठौर और रामजी राठौर वहीं पर होते हैं, इसलिए पुलिस उन दोनों से भी पूछताछ करती है। वह लोग यही कहते हैं कि साहब, हमें तो सुबह सुबह खबर मिली कि हमारे घर की जो महिला है, जिसका नाम नीतू है, उसकी हत्या कर दी गई है, इसलिए हम भी यहाँ पर दौड़े दौड़े आए, हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। अब उसके बाद में पुलिस जो थी वो सबसे पहले लाश का पंचनामा करती है और उसके बाद में उसे पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। अब दोस्तों, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका था। इधर पुलिस अब इस पूरे केस को सुलझाने के लिए इस पूरे केस में अपनी छानबीन शुरू करती है। अब दोस्तों, पुलिस इस केस में अपनी छानबीन कर रही थी। इधर ससुर ने और जो उसका पति है, जिसका नाम रामजी राठौर, इन दोनों ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। धारा 302 के तहत यह मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 दिन का लगभग समय गुजरता है और 2 दिन के समय गुजरने के बाद में जो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम था, वो पोस्टमार्टम होने के बाद में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है। इधर जो डेड बॉडी थी, ये घर वालों को सौंप दी जाती है। जो ससुर था, जिसका नाम बाबूलाल, और जो पति था, जिसका नाम रामजी राठौर, इन दोनों को सौंप दिया जाता है। अब शव जो था वो परिवार को मिल चुका था, इसलिए परिवार वाले अब ज्यादा देर ना कर सबसे पहले उस शव का अंतिम संस्कार करते हैं। और इधर पुलिस इस पूरे केस की छानबीन कर रही थी, इसलिए पुलिस इस पूरे केस को सुलझाने के लिए सबसे पहले ये जो महिला जिसकी डेथ हुई थी, जिसकी हत्या की गई थी, इसके जो ससुर हैं, जिनका नाम बाबूलाल, इनको पूछताछ के लिए पुलिस थाने लेकर आती है। अब दोस्तों, पुलिस जब पूछताछ शुरू करती है बाबूलाल से, तो बाबूलाल बताता है कि साहब, मैं तो खेती किसानी करता हूँ, किसान आदमी हूँ, और मार्च का महीना चल रहा है, फसल बिल्कुल तैयार है, इसलिए मैंने अपने खेतों में ही टपरी बना रखी है और मैं रात के समय अपने खेतों में ही रहता हूँ साहब। मुझे नहीं पता कि मेरी जो बहू है उसकी हत्या किसने कर दी, क्योंकि घर पर मैं अपने बेटे, जिसका नाम राम जी, उसको, और अपनी जो बहू है, जिसका नाम नीतू, इन दोनों को छोड़ आता हूँ और रात भर जो है वो इसी खेत पर रहता हूँ। सुबह को अपने घर जाता हूँ, लेकिन सुबह सुबह मुझे इस तरीके की खबर मिली कि जो मेरी बहू है नीतू, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। अब दोस्तों, पुलिस वाले उसके बाद में राम जी से पूछताछ करते हैं। जब राम जी से पूछताछ करते हैं तो जो राम जी राठौर होता है, जब इससे पुलिस शुरुआत में पूछताछ करती है तो तुरंत पुलिस समझ जाती है कि जो रामजी राठौर है, इसके ऊपर ना तो इस चीज का प्रभाव है कि इसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है, ना तो इसे किस चीज से फर्क है। दरअसल जो राम जी राठौर है, ये दिमाग से हल्का है, मंद बुद्धि है। पुलिस तुरंत समझ जाती, इसलिए राम जी राठौर से कोई सकारात्मक जवाब तो मिलता नहीं है। अब दोस्तों, पुलिस समझ चुकी थी कि जो राम जी राठौर है, यह तो मंद बुद्धि है। उधर जो ससुर है, यह खेत पर रहता है। पुलिस भी बड़ी ज्यादा असमंजस में पड़ जाती है कि आखिर कातिल कौन है और कत्ल किसने किया है। यह सारी चीजें पुलिस को लगातार उलझा रही थी। अब पुलिस के पास में ना तो कोई सबूत था, पुलिस की जो मुश्किलें थी यह लगातार बढ़ रही थी, इसलिए पुलिस फैसला करती है कि एक बार फिर से पुनः इन दोनों बाप बेटों से पूछताछ करनी चाहिए। इसलिए पुलिस फिर से इस घर का जो मुखिया है बाबूलाल राठौर, इसको बुलाती है और फिर से पूछताछ करती है। तो जो बाबूलाल है, यह बताता है कि साहब, मैंने तो पहले ही आप लोगों को बताया है कि मैं खेती किसानी करता हूँ, किसान आदमी हूँ, फसल पक चुकी है, मार्च का महीना है और मैंने अपने खेतों पे टपरी बना रखी है और मैं अपने खेतों पे ही रहता हूँ रात के समय। लेकिन मेरा जो बेटा है, यह अक्सर अपनी बहू के साथ रहता है, कभी कभी लड़ाई झगड़ा भी करता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके बेटा जो है राम जी, उसने ही अपनी पत्नी की हत्या कर दी हो। अब जब इस तरीके की बातें पुलिस सुनती है तो पुलिस बड़ी हैरान होती है और पुलिस को भी कहीं ना कहीं जो बाबूलाल है उसकी
बातें हजम नहीं होती हैं, इसलिए पुलिस सोचती है कि आखिर यह कैसा बाप है जो अपने ही बेटे को इस केस में फंसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि जिस शातिर तरीके से हत्या की गई है, इतना दिमाग तो राम जी के पास में नहीं है। राम जी जो है वह मंद बुद्धि है, और जो हत्या की गई है काफी ज्यादा शातिर तरीके से की गई है, इसलिए इस केस को बहुत ज्यादा सीरियस तरीके से पुलिस लेती है और अपनी एक लेडी कांस्टेबल को तैयार करती है। उसके बाद में उस लेडी कांस्टेबल को राम जी के गांव में भेजा जाता है। अब जब यह लेडी कांस्टेबल गांव के अंदर पूछताछ कर रही थी तो इसे कुछ अहम चीजें पता चलती है। दरअसल इसे पता चलता है कि अब से लगभग 2 साल पहले यानी साल 2016 की यह बात है कि साल 2016 में इस नीतू ने अपने ससुर और अपने पति के खिलाफ दहेज का केस भी किया था। उसके बाद में यह जैसे तैसे कर मना कर या फिर समझौते के तहत ये नीतू वापस से अपने ससुराल आई थी। और उस लेडी कांस्टेबल को यह भी पता चलता है कि जो नीतू है यह मेहनत मजदूरी करती थी, और जिस दिन इसकी हत्या हुई है उस दिन यह मजदूरी से लौट के आने के बाद में अपने ससुर से खेत पर मिलने गई थी। अब जब इस तरीके की बातें इस लेडी कांस्टेबल को पता चलती है, तुरंत पुलिस थाने आती है, और पुलिस थाने में आने के बाद में अपने जो सीनियर है उनसे कहती हैं कि जो नीतू है उसने साल 2016 में अपने ससुर और अपने पति के ऊपर दहेज का केस किया था। उसके बाद में हालांकि समझौते के तहत नीतू जो है वह वापस ससुराल आई थी, और जो नीतू है यह मेहनत मजदूरी भी करती है, मेहनत का काम करती है, मजदूरी का काम करती है। और इसी 25 तारीख को डोट जब नीतू मजदूरी कर घर आई थी तो रात के समय यह अपने ससुर से मिलने के लिए अपने खेत पर गई थी। अब जब लेडी कांस्टेबल इस तरीके की बातें पुलिस वालों को बताती है तो कहीं ना कहीं पुलिस वालों को अब बाबूलाल के ऊपर शक हो जाता है, इसलिए क्योंकि जो नीत थी लास्ट बार अगर किसी से मिली थी तो बाबूलाल से मिली थी उसके खेत पर जाने के बाद। इसलिए पुलिस के पास में कोई सबूत तो था नहीं, लेकिन शक के आधार पर बाबूलाल को अरेस्ट किया जाता है, और अरेस्ट करने के बाद में इसे पुलिस थाने लेकर आया जाता है। और दोस्तों, पुलिस थाने लाने के बाद में इसे फ्रंट सीट पर बैठाया जाता है, और फ्रंट सीट पर बिठाने के बाद में जब इससे पूछताछ की जाती है तो बाबूलाल शुरुआत में तो वही बात है कि वह खेत पे था, उसे नहीं पता कि किसने हत्या कर दी, क्या हो गया। लेकिन दोस्तों, पुलिस उसके बावजूद भी बाबूलाल के ऊपर ना तो कोई सख्ती दिखाती है ना तो उसके साथ में किसी भी तरीके की शक्ति से पेश आती है, ना कोई मार पिटाई। लेकिन उसके बाद में पुलिस बाबूलाल को धर्म ग्रंथों का वास्ता देते हुए कहती है कि दरअसल इंसान अगर कोई भी जुर्म करता है, कोई भी पाप करता है, तो उस पाप की सजा वो जरूर पाता है। या तो वो इसी दुनिया में अपने पाप का प्रायश्चित कर ले, सच बता दे और जो सजा है उसको मिल जाए, अन्यथा मरने के बाद में उसकी जो रास्ता है, उसकी जो राह है, काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। अब जब इस तरीके की बातें बाबूलाल सुनता है तो वह भी काफी ज्यादा भावुक हो जाता है, और भावुक होने के बाद में बाबूलाल पुलिस के सामने टूटता है। और टूटने के बाद में जो कहानी सुनाता है, उस कहानी को सुनने के बाद में पुलिस को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल बाबूलाल पुलिस को बताता है कि जब राम जी उसका बेटा मात्र 4 साल का था तब उसकी पत्नी का देहांत हो गया था। अब जब पत्नी की मौत हो जाती है तो उस समय बेटा मात्र 4 साल के आसपास था। पहले तो बाबूलाल ने सोचा कि वह दूसरी शादी कर ले, लेकिन उसके बाद में उसने सोचा कि वह अपने बेटे की ही परवरिश करेगा और दूसरी शादी नहीं करेगा। धीरे धीरे समय गुजरता है, वक्त बीतता है। जो राम जी है यह धीरे धीरे बड़ा होता है, लेकिन बड़ा होने के साथ साथ उसका शरीर तो विकसित होता है, शरीर तो बड़ा होता है, लेकिन उसके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई विकास नहीं होता है। यानी बड़ा होने के बाद में जो राम जी था, जो बेटा था, यह मंदबुद्धि था और उसका शरीर बड़ा हो चुका था। अब जो बाबूलाल था ये काफी ज्यादा परेशान रहने लगा था, इसलिए सोचता
है कि अपने बेटे की शादी कर दे, क्योंकि घर के अंदर किसी महिला का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। खाने से लेकर कपड़ों तक की जो जरूरत रहते हैं, कोई महिला ही पूरी कर सकती है। बिना महिला के घर का जो आंगन होता है, ये सुना सुना होता है। इसलिए बाबूलाल फैसला करता है कि ये अपने बेटे राम जी की शादी करेगा। अभी अपने बेटे राम जी की शादी करने के लिए उसका रिश्ता देखने के लिए अलग अलग जगहों पर निकलता है, कई रिश्तेदारों से भी कहता है, गांव में भी कुछ लोगों से बात करता है। लेकिन दोस्तों, जहां पर भी अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाता, वहां पर सारे लोगों को पहले से ही पता था कि उसका जो बेटा है यह मंद बुद्धि है। इसलिए उसके बेटे का कहीं पर भी रिश्ता नहीं हो पाता है। इसलिए जो बाबूलाल था थक हार जाता है और थक हार कर ये अपने घर बैठ जाता है। लेकिन उसके बाद में जो नीत होती है, इसके घर वाले अचानक से बाबूलाल के घर पर आते हैं और बाबूलाल के घर पर आने के बाद में कहते हैं कि उसकी बेटी है नीतू, और नीतू का ता वो राम जी के साथ में करना चाहते हैं। दरअसल जो नीतू के घर वाले थे, उन्हें नहीं पता था कि जो राम जी है यह मंद बुद्धि है। पता नहीं उन्हें इस चीज का इल्म कैसे नहीं हुआ, पता नहीं उन्हें इस चीज की ज्ञान का कैसे नहीं मिली कि जो राम जी है यह मंद बुद्धि है। उसके बाद में जो नीतू के घर वाले होते हैं, वह राम जी के साथ में उसका रिश्ता तय कर देते हैं। अब जैसे ही राम जी का रिश्ता हो जाता है, तो जो बाबूलाल था राम जी का पिता, यह बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ज्यादा समय ना बिताते हुए, ताकि नीतू के घर वालों को पता चल सके उससे पहले ही यह राम जी की शादी नीतू के साथ में कर देता है। अब दोस्तों, जो नीतू थी शादी करने के बाद में अपने पति राम जी के घर पर आती है। उसके बाद में पहली रात ही अपने पति का इंतजार करती रहती है। लेकिन जो पति था यह अपनी पत्नी के पास पूरी रात नहीं आता है। इसलिए नीतू सोचती है कि शायद उसके पति थक हार गए होंगे, क्योंकि शादी वाले घर में बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें रहती हैं कि जिससे व्यक्ति थकान महसूस करता है। तो हो सकता है थक हार कर कहीं सो गए हो। उसके बाद में अगले दिन सुबह होती है। लेकिन सुबह होते होते नीतू को ये पता चल चुका था कि जो उसका पति है वह मंद बुद्धि है। लेकिन उसके बावजूद भी यह फैसला करती है कि अपने पति के ही साथ रहेगी, क्योंकि घर वालों ने अगर शादी कर दी है तो इस महिला सोचती है कि एक बार यह सारी चीजें हो सके कि कुछ ऐसा हो कि झूठ हो, उसका पति मंद बुद्धि ना हो, लोग इस तरीके की बातें कर रहे हो। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय गुजरता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है, नीत को अब यह भी पता चल चुका था कि उसका पति मंद बुद्धि तो है ही, बल्कि वह शारीरिक रूप से भी कमजोर है। उसके जिस्म में इतनी ताकत नहीं है वह किसी भी महिला को संतुष्ट कर सके, या फिर किसी भी महिला को वह शारीरिक सुख दे सके कि शादी के बाद में जिस महिला की यह सारी जरूरतें होती हैं। अब दोस्तों, जैसे ही नीतू को यह बातें पता चलती है कि उसका जो पति है मंद बुद्धि है, शारीरिक रूप से भी कमजोर है, उसके बाद में नीतू जो होती है यह अपने पति को कई जगह डॉक्टर्स के पास भी लेकर जाती है, ताकि उसके पति का इलाज हो सके। लेकिन उसका जो पति था उसमें किसी भी तरीके का कोई इम्प्रूव नहीं आता है। ना तो उसकी जो हालत थी, मानसिक स्थिति थी, ना तो उसमें सुधार आता है, और जो शारीरिक स्थिति थी ना तो उसमें सुधार आता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता है। जो मंद बुद्धि राम जी था यह लगातार अपनी पत्नी से छोटी मोटी बात को लेकर कभी कभी झगड़ जाता, कभी कभी अपनी पत्नी नीतू की गुस्से में बहुत ज्यादा पिटाई कर देता। और इसी वजह से एक दिन जब राम जी अपनी पत्नी नीतू की गुस्से में बहुत ज्यादा पिटाई कर देता है, तो इस बात से नीतू इतनी ज्यादा नाराज हो जाती है, इतनी ज्यादा आग बबूला हो जाती है कि ये अपने पति और अपने ससुर को छोड़कर अपने मायके चली जाती है। और अपने मायके जाने के बाद में यह अपने ससुर और अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराती है। अब दोस्तों, जैसे ही नीतू अपने ससुराल वालों पर, अपने पति पर, अपने ससुर पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज करती है, तो इस बारे में जो बाबूलाल होता है उसे पता चल जाता है। अब
जब उसे पता चलता है कि उसकी बहू नीतू ने उनके ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया है, ये काफी ज्यादा परेशान रहने लगता है। लेकिन इसकी परेशानी जब ज्यादा बढ़ जाती है, जब गांव के ही कुछ लोग इस बाबूलाल के पास आते हैं और पास आने के बाद में कहते हैं कि दरअसल तुम्हारी जो बहू है नीतू, उसको जितनी जल्दी हो सके तुम अपने घर ले आओ। अगर यह मामला बढ़ गया तो तुम दोनों बाप बेटों को जेल जाना पड़ सकता है। उसके बाद में जो बाबूलाल होता है आनन फानन में अपने बेटे की ससुराल पहुंचता है, नीतू के मायके पहुंचता है। और वहां पर पहुंचने के बाद में किसी भी तरीके से वहां पर मना कर या फिर हाथ पांव जोड़कर नीतू को वास्ता दे कर के आपसे वो तुम्हारा ख्याल रखेगा। उसके बाद में मना मुनकर नीतू को अपने घर ले आता है। और उसके बाद में बाबूलाल फैसला करता है कि नीत का वो अब से खुद ही ख्याल रखेगा, क्योंकि उसका जो बेटा है वो मंद बुद्धि है। और अगर नीतू भी हमें छोड़कर चली गई या फिर उसने हमारे ऊपर कुछ केसे कर दिए तो हमारा जो परिवार है, जिसमें छोटी मोटी थोड़ी बहुत खुशियां हैं, वो भी नष्ट हो जाएंगे। इसलिए बाबूलाल फैसला करता है कि अब से नीतू की जो भी रिक्वायरमेंट रहेगी, जो भी चीज उसको चाहिए होगी, वह खुद उसे लाकर देगा। अब दोस्तों, जब भी नीतू को कोई चीज चाहिए होती है वो अपने ससुर से कहती है। और ससुर जो बाबूलाल था यह बाजार जाता, मार्केट जाता और उसको जो चीजें भी चाहिए थी वो चीजें लाकर वापस से अपनी बहू को दे देता। अब नीतू जो थी उसका ख्याल जो था उसका ससुर रखने लगा था, इसलिए नीतू की भी परेशानियां थोड़ी कम हो चुकी थी। लेकिन बाबूलाल जब नीतू के नजदीक पहुंचता है, जब उसकी जरूरतें पूरी करने लगता है, तो कहीं ना कहीं नीतू की जवानी देखने के बाद में बाबूलाल भी फिसलने लगता है। लेकिन डर की वजह से उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह अपनी बहू से कोई बात कह सके। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है और नीतू भी जब बाबूलाल के करीब आती है, तो इन दोनों की जो नज़दीकियां होती हैं ये बढ़ने लगती है। और एक दिन बाबूलाल के ही घर में इन दोनों के बीच की जो भी मर्यादा होती है वो सारी समाप्त हो जाती है। और उसके बाद में इन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, जब एक बार यह शारीरिक संबंध बनना शुरू होते हैं तो उसके बाद से फिर कभी रुकने का नाम नहीं लेते। अब दोस्तों, जब ये ससुर और बहू के बीच में सारी सीमाएं टूट जाती हैं, सारे बंधन टूट जाते हैं, इनके बीच में शारीरिक संबंध बनना शुरू हो जाते हैं, उसके बाद में नीतू को भी अब राम जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट थी नहीं, इसलिए वह अपने ससुर पर ही डिपेंड हो चुकी थी। अब जो राम जी था ये तो पहले से ही मंद बुद्धि था। अगर गांव में कहीं जाता, इधर उधर दिन भर घूमता, अगर कहीं पर कुछ खाने को मिल जाता वहीं पर खा लेता और कहीं पर भी सो जाता था। कभी कभी घर आता था तो कभी कभी घर नहीं आता था। जो नीतू थी वह अपने ससुर के साथ में खुश थी। और इन दोनों का जो ससुर और बहू का जो रिश्ता था यह लगातार कलंकित हो रहा था। लेकिन गांव में और रिश्तेदारों में कहीं पर भी इस बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी कि जो नीतू है और उसका ससुर है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है। इसलिए जो नीतू है अब यह भी फैसला करती है कि अपने ससुर का हाथ बटाए की। और गांव में ही कुछ महिलाएं ऐसी थी जो मेहनत मजदूरी के लिए काम पर जाती थी, इसलिए नीतू भी फैसला करती है कि अब यह भी काम पे जाएगी। और इसलिए यह गांव की उन महिलाओं के साथ में अब काम पे जाने लगी थी। अब दोस्तों, जो नीतू थी ये काम पर जाने लगी थी, उधर जो बाबूलाल था ये अपने खेत पर कुछ कामकाज किया करता था। धीरे धीरे समय गुजरता है, कुछ महीनों का समय बीतता है कि इसी बीच में नीतू अपने ससुर के पास पहुंचती है। और ससुर के पास पहुंचने के बाद में उससे कहती है कि वह तुमसे शादी करना चाहती है। अब जब इस तरीके की बात नीतू कहती है कि वो अपने ससुर से शादी करना चाहती है, तो जो ससुर बाबूलाल था इसकी तो आंखें एकदम से फटी की फटी रह जाती है। यह अपनी बहू नीतू से कहता है कि भला ऐसा कैसे हो सकता है और मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ, अगर इस बारे में लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे। तो जो नीतू है यह कहती
है कि वह तुम्हारे साथ ही रह सकती है। तुम्हारे बेटे में तो कुछ है नहीं। अगर हम दोनों इस तरीके से छुप छुप कर मिलते रहे तो कब तक मिलते रहेंगे। इससे बढ़िया बेहतर यही होगा कि हम अपने रिश्ते को कुछ नाम दें। लेकिन जब इस तरीके की बातें बाबूलाल सुनता है तो अपनी बहू से साफ तौर पर इनकार कर देता है और उससे कहता है कि वो तुमसे शादी नहीं कर सकता, क्योंकि इस वजह से समाज में बड़ी बदनामी हो जाएगी। इसलिए बाबूलाल जो था वो अपनी बहू से अब दूरियां बनाने लगा था। मार्च का महीना आ चुका था, फसल पक चुकी थी, इसलिए ये फैसला करता है कि अब खेत पर ही रहेगा, क्योंकि घर अगर ज्यादा जाएगा तो बहू उसे सवाल करेगी, शादी की जिद करेगी। इसलिए यह खेत पर ही रहेगा। इसलिए यह अपने खेत पर एक टपरी डाल लेता है और वहीं पर रातों को यह खेत पर ही रुक जाता है। अब दोस्तों, जो बाबूलाल था यह खेतों पर रहने लगा था और जब ज्यादा समय तक नीतू की मुलाकात बाबूलाल से होती नहीं है तो नीतू अपने ससुर से कहती है कि तुम घर पर रुका करो। लेकिन जो ससुर था बाबूलाल था, वह अपनी नीतू जो बहू थी उससे कुछ ना कुछ बहाना कर कर खेत पर निकल जाता, उसके बाद लौटकर नहीं आता। सुबह को जो नीतू थी यह काम पर चली जाती। इसी तरीके से समय गुजरने लगता है। लेकिन जब ज्यादा समय तक नीतू की मुलाकात उसके ससुर बाबूलाल से हो नहीं पाती है तो उसके बाद में 25 मार्च साल 2018 का यह वो दिन आता है कि जब नीतू अपनी कुछ सहेलियों के साथ में, जो काम करने वाली महिलाएं थी, उनके साथ में काम पे तो जाती है, लेकिन लौटते वक्त उनसे कहती है कि कल को वह अपने मायके जाने वाली है, इसलिए वह काम पर आएगी नहीं, वह घर बात को जाएगी। पहले अपने ससुर से भी मिल लेगी, क्योंकि ससुर रात में खेत पर ही रहते हैं, उन्हें बता देगी। उसके बाद सुबह अपने मायके चली जाएगी। उसके बाद में नीतू जो थी वो अपने घर पर तो पहुंचती नहीं है और सीधा अपने ससुर के पास खेत पर उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। और नीतू जब खेत पर अपने ससुर से मिलने के लिए पहुंचती है तो अपने ससुर बाबूलाल से कहती है कि आज रात तुम घर पर चलो, क्योंकि सुबह वो अपने मायके चली जाएगी और वो जाने से पहले तुम्हारे साथ में समय बिताना चाहती है, वक्त बिताना चाहती है। लेकिन जो बाबूलाल था यह घर पर जाने से इनकार कर देता है। लेकिन जैसे ही बाबूलाल घर पर जाने से इनकार करता है, नीत कहती है कि ठीक है, अगर तुम घर पर नहीं जाओगे तो आज रात मैं यहीं रुक जाऊंगी, क्योंकि मुझे कल घर पर जाना है, अपने मायके जाना है और मायके जाने से पहले मैं तुम्हारे साथ में समय बिताना चाहती हूँ, वक्त गुजारना चाहती हूँ। अब जब नीतू वहां पर रुकने की बात कहती है, उसी जो खेत पर उसने कुछ जगह बना रखी थी, जब वहीं पर वो रुकने की बात कहती है तो बाबूलाल एकदम से चौंक जाता है, क्योंकि रात के समय में बाबूलाल के कुछ मिलने वाले कुछ दोस्त वगैरह शाम को बीड़ सिगरेट मांगने के लिए, तंबाकू वगैरह हुक्का वगैरह मांगने के लिए उसकी उस जगह पर आते थे जो उसने खेत पर बना रखी थी, जो मढ़िया टाइप की थी। उसके बाद में बाबूलाल सोचता है कि अगर उसकी बहू रात में उसके साथ यहीं पर रुकी और लोग उससे मिलने के लिए यहाँ पर आए तो लोगों को यह बात पता चल जाएगी कि उसकी बहू यहाँ पर खेत पर बाबूलाल के साथ में रुकी थी। उसके बाद में उसका जो पूरा भेद है यह खुल जाएगा और गांव के अंदर बड़ी बदनामी हो जाएगी। अब दोस्तों, बाबूलाल कहता है कि तुम घर पर चले जा। उधर जो नीतू थी ये कहती है कि वो आज रात यहीं रुकेगी, क्योंकि सुबह वो अपने मायके जा रही है, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम घर पे चलो। अब जब इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच में हुक दक होती है, हुज्जत होती है, तो लड़ाई झगड़े जैसी नौबत आ जाती है। अब जब इन दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, इन दोनों के बीच में तकरार होती है, तो जो नीतू है वह बाबूलाल को धमकाते हुए उससे कहती है कि अगर आज रात तुम मेरे साथ में समय नहीं बिताओगे तो मैं कल सुबह पुलिस थाने जाऊंगी और पुलिस थाने जाने के बाद में तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज करा दूंगी। अब जैसे ही बाबूलाल यह बात सुनता है वह इतना ज्यादा आग व बूला हो जाता है कि वह अपने पास से एक तेज धारदार हथियार निकालता है और
नीतू के गले पर कई बार चला देता है। उसके बाद में नीतू की वहीं पर मौके पर ही मौत हो जाती है। अब अपने आप को बचाने के लिए बाबूलाल एक षड्यंत्र रचता है और इस षड्यंत्र के तहत वो नीतू की डेड बॉडी को उठाता है और अपने गांव से दूर एक आम की बगिया होती है, उसी आम की बगिया में पहुंचता है, उसकी डेड बॉडी को वहीं पर डालता है। उसके बाद में उसके जिस्म से एक एक कपड़े को उतार देता है। उसके शरीर पर कई जगह चोटों के नाखूनों के निशान बनाता है और नाखूनों के निशान बनाने के बाद में उसका जो गुप्तांग होता है, महिला का उसका जो प्राइवेट पार्ट होता है, उस पर एक कोई चीज डालकर, कुछ पेट्रोल या फिर डीजल वगैरह डालकर वहीं पर आग लगा देता है। और वो इसलिए सारी चीजें करता है ताकि जब सुबह को लोग देखें तो लोगों को यह लगे कि जो नीतू है ये अपने काम से लौट रही थी। उसी समय कुछ लोगों ने इसे पकड़ लिया। उसके बाद में इसके साथ में गैंगरेप जैसी जो चीजें हैं वो की है। वाकई में दोस्तों, जब जो बाबूलाल था पुलिस को जब ये पूरी कहानी सुनाता है तो पुलिस को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है कि एक व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए इस तरीके से कैसे कर सकता है। वाकई में दोस्तों, यह मामला जब लोगों तक पहुंचता है और लोगों के कानों में जब यह बात पड़ती है तो हर कोई हैरान और परेशान होता है। दोस्तों, उसके बाद में बाबूलाल को पुलिस गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजा जाता है। यह थी पूरी कहानी और इस कहानी को आप लोग किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइए। यह कहानी आप लोग को पसंद आई होगी, लेकिन कहानी देखने के बाद में आप लोग लाइक नहीं करते तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली, अपने मित्रों के साथ में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ।